एंड वेलकम टू इट्स माय वाई बाय अर्पिता। मेरा नाम है अर्पिता एंड नमस्ते टू माय लवली ऑडियंस। सो आज का मेरा वीडियो है अबाउट ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल एग्जाम रिटन असेसमेंट। सो मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने दो वीडियोस बनाए हैं। एक वीडियो है एक जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें मैंने होल प्रोसेस बताई है। अगर आप दूसरी कंट्री में हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में आके एज अ फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप लाइसेंस एग्ज़ाम के बारे में जो फिजियोथेरेपिस्ट की एपीसी एग्ज़ाम होती है, ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल एग्जाम, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उसके लिए मैंने दो वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं। वन इज़ इंट्रोडक्टरी वीडियो एंड द अदर वन इज़ द फर्स्ट स्टेप विच इज़ एलिजिबिलिटी असेसमेंट एंड कल्चरल सेफ्टी ट्रेनिंग। और आज की वीडियो में मैं आपको रिटन असेसमेंट के बारे में बताऊंगी। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। Okay, so let's get started. I'm going to open all the information here because I am opening the website. और इससे मैं आपको बताऊंगी पूरी प्रोसेस के बारे में। मैंने खुद भी एग्जाम दी है एंड आई क्लियर्ड ऑल माय एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर दोज हु आर एस्पायरिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया एंड प्रैक्टिस एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हियर. Alright, so let's get started. So written assessment, what is written assessment? So basically written assessment is the next stage in your assessment journey after successfully completing eligibility assessment and cultural safety training. तो आपको अगर ऑस्ट्रेलिया में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिस करना है तो आपको अपनी क्वालिफिकेशंस, यहाँ की क्वालिफिकेशंस के इक्विवेलेंट है ये दिखाने के लिए ये एग्ज़ाम होती है। ओके, सो ये एग्ज़ाम आपको कंपल्सरीली देनी पड़ेगी। अभी इसकी जो पहली स्टेप है वो थी एलिजिबिलिटी असेसमेंट। आप जाके वो वीडियो देख लीजिए अगर आपको उसके बारे में जानना है, विच इज़ प्राइमरीली डॉक्यूमेंटेशन और वो सारी चीज़ें होती है। दिस स्टेप इज़ ऑल अबाउट रिटन एग्जाम। रिटन असेसमेंट इज़ बेसिकली अ रिटन एग्जाम जो कि ऑनलाइन कंडक्ट होती है। यहाँ पे अभी आपके पास ये प्रिविलेज है कि आप जहाँ पे भी है, जिस भी कंट्री में हैं, आप रिटन असेसमेंट दे सकते हैं। सो क्योंकि ये ऑनलाइन भी होती है, उसके बारे में मैं आई विल टेल यू इन अ मिनट. But what it is the next step, it's the second step after eligibility assessment and cultural safety training के बाद की जो step है वो है written assessment. Okay, the assessment assesses your knowledge, problem solving and decision making skills to make sure it meets the physiotherapy practice threshold in Australia, which are set by Physiotherapy Board of Australia. Okay, now it is completed using an online platform which can be accessed in a physical assessment venue or remotely. जैसे मैंने यहाँ पे दी थी ये एग्ज़ाम क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी इन ऑस्ट्रेलिया। मैंने अपना मास्टर्स करने के बाद मैंने ये एग्ज़ाम दी थी। और बट आप ये वहाँ, आप जिस भी कंट्री में हैं, आप वहाँ से भी ये एग्ज़ाम ऑनलाइन दे सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज़ रिमोट रिटन असेसमेंट? So remote written assessment is remotely supervised examination that is conducted 4 times a year. ठीक है, it allows you to undertake your assessment in your own location, which is amazing. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको ऑस्ट्रेलिया आना है इस एग्ज़ाम के लिए, आप जहाँ पर भी है आप वहाँ से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो आपको इसके लिए एक पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है जिसमें आप सेटअप कैसे करेंगे, कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कौन सा कंप्यूटर होना चाहिए, ये डिटेल में आपको उनके बुकलेट में ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको एक आइडिया दूंगी पूरी रिटन असेसमेंट के बारे में। ओके, नाउ हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर दिस असेसमेंट? सो यू मस्ट रीड जो रिटन असेसमेंट बुकलेट है, आप ध्यान से पढ़िए एंड आई विल जस्ट ब्रीफली गो थ्रू इट। उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि कौन सी कॉम्पिटेंसीज होती है, आपके कंटेंट क्या होता है, वो भी उन्होंने डिटेल में बताया है। ठीक है, सो जैसे क्लिनिकल एरियाज, लाइफ स्पैन सेटिंग्स इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस बीइंग असेस्ड। उसके अलावा उस दिन आपको क्या एक्सपेक्ट करना है उसके बारे में भी उन्होंने डिटेल इन्फॉर्मेशन बताई है। ओके, नाउ जो पहले आप, ऑफ कोर्स ये चीज़ें बाद में आएगी, पहले मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि उसके बारे में फीस कितनी होती है। हाउ मच डज द असेसमेंट कॉस्ट? Okay, so I'm just going to open this because it keeps on changing. So written assessment की fees in 2024, like this is May 2024, it's 1,958 Australian dollars. Okay, so that's the fees. After that, the next question would be how to apply. You can apply for the written assessment via the candidate dashboard after successfully completing eligibility assessment and cultural safety training. So जैसे ही आप इस प्रोसेस के लिए अप्लाई करेंगे तो पहले स्टेप बाय स्टेप आपको पहले 2 स्टेप्स करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका आएगा। जैसे वो आपने कंप्लीट कर ली उसके बाद ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड के थ्रू आप रिटन असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ रिटन असेसमेंट और रिमोट असेसमेंट
कब होती है, कितने बार होती है। सो बोथ असेसमेंट आर हेल्ड 4 टाइम्स अ ईयर। एक साल में 4 बार ये कंडक्ट की जाती है दोनों असेसमेंट। रिमोट असेसमेंट मतलब जहाँ से भी आप हैं वहाँ से भी आप दे सकते हैं, वो भी 4 टाइम्स इट इज़ कंडक्टेड एवरी ईयर। और जो यहाँ पे होती है जहाँ पे आप दे सकते हैं उसके वेन्यूज़ हैं मेलबर्न और सिडनी में। सो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, जो मैंने दी थी, तो आप मेलबर्न में या सिडनी में जाके दे सकते हैं। मैंने मेलबर्न से दी थी। नाउ ऑल इन पर्सन एग्जामिनेशन बिगिन एट 9 AM, ठीक है। सो सुबह शुरू हो जाती है, जो यहाँ पे होती है वो 9 बजे, यहाँ की जो ऑस्ट्रेलियन टाइमिंग के हिसाब से जो AEST और टाइमिंग है वो 9 बजे स्टार्ट हो जाती है। एंड रिमोट एग्जामिनेशन टाइम वेरीज बेस्ड ऑन योर लोकेशन। सो ऑफ कोर्स अगर आप डिफरेंट कंट्री में हैं तो उस कंट्री के हिसाब से आपकी जो टाइम है वो वेरी करेगी। सो बट यहाँ पे टू गिव यू एन आइडिया, ऑफ कोर्स मॉर्निंग 9 AM दिस एग्जाम गेट स्टार्टेड। नाउ उसकी डेट्स अगर आप जाएँगे, तो आपको यूजुअली क्या होता है, जैसे कि आई विल गिव एन एग्ज़ाम्पल। अगर जैसे उन्होंने यहाँ पे डेट दी है, एग्ज़ाम डेट 7 मार्च 2024, ठीक है? अगर आपको मार्च 2024 जो ऑलरेडी चला गया, लेट्स से 6 जून 2024, ओके? उस दिन एग्ज़ाम है। सो उसकी एप्लीकेशन ओपन होगी 30 जनवरी 2024, ऑलराइट? सो जनवरी में खुल जाएगा अगर जून में एग्ज़ाम है, और उसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन होगी 22 अप्रैल 2024। तो अप्रैल 2024 तक आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर जून में एग्ज़ाम है, सो यूजुअली एक फ्यू मंथ्स का वो जो टाइमलाइन है वो होता है। सो आपको उसकी डेडलाइन और कब वो एप्लीकेशन ओपन हो रही है, यू नीड टू मेक श्योर। अगर आप दे रहे हैं सो डेफिनिटली आपको वो मॉनिटर करना है। सो ऐसे 4 डेट्स होती है जिसकी आपकी एप्लीकेशन कब हो रही है, ओपन हो रही है, एंड देन उसकी डेडलाइन क्या है, यू नीड टू मेक श्योर, ओके? But it's conducted like 4 times a year. Okay. Now what will I be? आपको मैंने फीस बता दी, आपको मैंने डेडलाइंस बता दी, आपको मैंने बताई रिमोट असेसमेंट क्या होती है। इन पर्सन दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। अब what will I be assessed against? So the assessment will assess your knowledge, your problem solving and decision making skills against these competencies that are drawn from the Australian physiotherapy standard. So I'll tell you कौन सी competencies है. Basically, I'll give you a brief idea. I'll give an example. I'll share an example as well, जो कि website में share किया गया है. Now, next thing would be, let me close this. How will the written assessment be scored? So let's just, okay, I'll just finish this out. सो स्कोरिंग सिस्टम एक स्केल में होता है। सो 1000 पॉइंट्स का पूरा स्कोरिंग सिस्टम होता है। आई टेल यू अबाउट इट इन अ मिनट, एंड इफ यू रिसीव 500 देन यू पास द एग्जाम, बट आई टेल यू अबाउट इन अ मिनट इन डिटेल। लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ आई एम अनसक्सेसफुल? अगर आप फेल होते हैं तो आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। वंस यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द रिटन असेसमेंट, यू कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप इन योर असेसमेंट जर्नी। सो ऑफ कोर्स अगर आप सक्सेसफुल है तो ऑफ कोर्स आप नेक्स्ट स्टेप देंगे विच इज़ क्लिनिकल असेसमेंट। बट अगर आप अनसक्सेसफुल है सो ऑफ कोर्स यू कैन गिव अ रीसिट। सो वंस रिजल्ट्स आर रिलीज यू विल नीड टू वेट 14 डेज। जैसे रिजल्ट रिलीज हुआ है आपको 14 दिन वेट करना है टू अप्लाई फॉर अनदर रिटन असेसमेंट, ठीक है? तो आपका जो भी कैंडिडेट डैशबोर्ड है उसके थ्रू आप 14 दिन वेट करके आप दोबारा से रिटन असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जस्ट इन केस इफ़ यू आर अनसक्सेसफुल। आई होप नॉट। you'll be charged each time. So अगर आप दोबारा से बैठे तो आपको फीस दोबारा से देनी पड़ेगी, okay? So I hope that question is clear. Then एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, जब पहले आप एलिजिबिलिटी असेसमेंट देते हैं, यू नो, उसके बाद आपको मिलता है इंटरिम सर्टिफिकेट। व्हाट हैपेंस इफ द इंटरिम सर्टिफिकेट एक्सपायर्स? सो अगर आपका इंटरिम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है तो आप उसको रिन्यू करा सकते हैं। सो यू डोंट नीड टू पैनिक कि ओ माय गॉड मेरा इंटरिम सर्टिफिकेट में कोई इतना ही टाइम है। सो यू डोंट नीड टू पैनिक, you can of course like renew your interim certificate. So the council recommends staying active in your assessment journey and completing all stages as soon as possible. That does not mean कि आपका renew हो रहा है तो आपने उसके लिए aim करना चाहिए। Once you begin the journey, you should try कि आपका process जल्द से जल्द आप finish करें। But in case आपका reset हो रहा है या आपको दोबारा से देना है, then of course they can renew your interim certificate. लेकिन या आपकी जो इंटरिम सर्टिफिकेट होती है उसकी 2 इयर्स की वैलिडिटी होती है, ठीक है? आपको अगर रिन्यू कराना है तो उसकी एक्सपायरेशन डेट के 4 वीक्स पहले आपने उनको ईमेल करना है, काउंसिल को बताना है
ताकि वो आपको दोबारा से इंटरिम सर्टिफिकेट इशू कर सके। सो बहुत सारे लोग होते हैं जो डेडलाइन तक वेट करते हैं, जस्ट 1 वीक है और उसके बाद आप ईमेल कर रहे हैं, सो दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। सो इफ़ यू आर रिन्यूइंग, आपका इंटरिम एक्सपायर होने वाला है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप 4 वीक्स के पहले, ठीक है, 4 वीक्स बिफोर जो एक्सपायर हो रहा है, एक्सपायरेशन डेट के पहले आप काउंसिल को ईमेल करें। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट योर लाइक अ ब्रीफ आइडिया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल इन डिटेल कि इस एग्जाम में होता क्या है, ठीक है? सो जस्ट बी विद what is written assessment. I've told you that it is like the second part of your APC exam journey का जो second step है वो है written assessment. Now I'll tell you about कि उसकी जो clinical area से पहले भी आपको मैं बताती हूँ होता कैसा है, ठीक है? So written assessment is conducted online and comprises of 2 papers. 2 पेपर होते हैं, paper 1 and paper 2, ठीक है? Each paper lasts 2 hours and includes 15 cases. So 2 एग्जाम होती है, पेपर 1, पेपर 2, दोनों का 2 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, पेपर 1 का एंड पेपर 2 का, और दोनों में 15 केसेस होते हैं। पेपर 1 with paper 1 in the morning and paper 2 in the afternoon of the same day. So दोनों ही पेपर्स आपके एक ही दिन होंगे, और पेपर 1 मॉर्निंग में होगा और पेपर 2 आफ्टरनून में होगा ऑफ द सेम डे, ठीक है? सो मैंने आपको बोला 15 केसेस होते हैं। Each paper will contain 60 multiple choice question within the 15 cases. So 15 cases होंगे each paper में, but उसमें in total 60 questions होगा एक पेपर में। सो बेसिकली एक क्वेश्चन के 4 एक सिनेरियो के 4 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? So each case will include B of 4 multiple choice question that requires you as a physiotherapist to identify the correct response. So if you have like, so did you get it? Paper 1, paper 2, 15 cases in each paper, 2 hours duration for the both the papers. Paper 1 होगा मॉर्निंग में, पेपर 2 होगा आफ्टरनून में, और 15 केस में भी एक केस के जो सिनेरियो के 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको करेक्ट रिस्पॉन्स सिलेक्ट करना है, ठीक है? नाउ these questions consider the knowledge, actions, decisions and responses that an entry level Australian physiotherapist typically exhibits in a clinical setting. So ऐसा नहीं है कि आपको बहुत इसके लिए मास्टर्स का नॉलेज होना चाहिए। आपने जो यहाँ के जो स्टैंडर्ड्स है उसके जो एंट्री लेवल फिजियोथेरेपिस्ट आप प्रैक्टिस करते हैं क्लिनिकल सेटिंग में, तो उनसे जो एक्सपेक्टेड है उसके अराउंड ही वो सिनेरियोज होंगे। ओके, so some cases will include like a description of the patient, background information including name, gender and age, ठीक है? तो उसमें देंगे कि so and so patient हो गया, I'll share some example, तो उनका एज ये है, and will identify the clinical setting in which the physiotherapist is seeing the patient. Additionally, professional issues may be included in the case description. तो कुछ केसेस में डिटेल क्लिनिकल असेसमेंट फाइंडिंग्स वाइल अदर्स प्रोवाइड लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। सो किसी में लिमिटेड होगी, किसी में डिटेल होगी। द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड इज रेलिवेंट टू द केस आइटम, सो डिपेंडिंग ऑन उनको जो पूछना है आपसे, सो उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन होगी। तो आई विल शेयर एन एग्जाम्पल आपको एक आइडिया देने के लिए कि ये कैसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? आई शेयर दिस स्नैपशॉट जिसमें ये एग्जाम्पल दिया है कि एक केस का और उसके 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आपको चूज करना है एक रेलेवेंट आंसर। Okay, so I'll share like these example. Now, scoring process. So it's like a computer based multiple choice exam that accurately captures your answer. So आपको देखना है कि वो सिनेरियो में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, ठीक है? देयर विल बी नो नेगेटिव इम्पैक्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा फॉर इनकरेक्ट आंसर्स और फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एन आंसर। अगर आप आंसर नहीं दे रहे हैं या आपका रॉन्ग आंसर है तो ऐसा नहीं है आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, विच इज़ अमेजिंग, वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, ठीक है? सो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया या आपने उसको ऑप्ट नहीं किया, सो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, which is great. Now your final marks will be accumulated across both papers and an indication of your performance in each paper will be provided. Now how will your outcome be calculated? Based on your overall performance in the written assessment, you will receive either a pass or a fail. Of course आपकी overall performance के basis में आपको pass या fail मिलेगा। Your results will be presented as a scaled score, तो आपको एक scale दी जाएगी, ठीक है? Which ensures fairness in comparing candidates across different assessment papers with varying level of difficulty.
तो क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है, एग्जाम इज ग्रेडेड जो 1000 पॉइंट्स करके एक स्केल दी जाती है, ठीक है। तो आउट ऑफ 1000 पॉइंट्स वो स्केल होती है, एंड इफ यू कंबाइन स्कोर अक्रॉस ऑल 3 क्लिनिकल एरिया जैसे कार्डियो, न्यूरो, मस्कुलो इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 500, तो आपको मीन्स हाफ, या तो हाफ या फिर उससे ज़्यादा अगर है तो इसका मतलब आपने एग्जाम पास कर ली। तो बेसिकली पासिंग स्कोर 50% स्कोर और ग्रेटर है। ओके, सो ये एक स्केल के थ्रू और एक ये पॉइंट सिस्टम के थ्रू 1000 पॉइंट्स से ये स्कोर दिया जाता है, जिसमें वो सारे लोगों ने कैसे परफॉर्म किया। सो बेसिकली आपको 50% या ज़्यादा अगर आपका होगा तो आप पास होंगे, अदरवाइज आप फेल होंगे। So below a score below 500 means you have failed. If you do not sit the written assessment, you will receive a NA. अगर आपने एग्जाम किसी वजह से आप नहीं दे पाए तो आपको नॉट एप्लीकेबल का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। नाउ अभी इसमें जो रिमोट एग्जाम होती है ये इन डिटेल आई मेक अ सेपरेट वीडियो, अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो फिर आप ये वेबसाइट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। सो इन पर्सन एग्जाम के लिए ये सजेस्ट करते हैं कि familiarize yourself with all the information about the venue, exam time, identification checks and conduct the assessment। ठीक है, तो आपको वेन्यू, टाइम, कैसे चेक्स होंगे, आइडेंटिफिकेशन चेक्स होंगे और एग्ज़ाम कैसी होती है, इसके लिए आप वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। आप थरो जो बुकलेट है उसको रीड करिए। Note that at the venue there will be a supervisor who will provide you specific instruction for each session, ठीक है। तो जो जो इन पर्सन होगा तो वहाँ पे सुपरवाइजर होते हैं जो आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन विल वैरी डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स डिसिप्लिन, सो प्लीज बियर दैट इन माइंड। मेक श्योर टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल रिटन असेसमेंट। सो यहाँ पे तो आपको सुपरवाइजर होता है, बट रिमोट एग्जामिनेशन जो होती है उसमें एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है। सो अप्रॉक्सिमेटली अगर आप अपनी कोई दूसरी साइट से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 2 हफ्ते पहले एग्ज़ाम के आपको एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट देना होता है, 2 वीक्स प्रायर टू द एग्ज़ाम। तो बेसिकली उसके लिए वो क्या करते हैं कि लॉगिन करना है, आपको एक लिंक भेजते हैं एक टाइम पे, शेड्यूल्ड टाइम पे, और अपॉन लॉगिंग इन यू विल बी ग्रीटेड बाय द proctor who will provide specific instruction on how to connect your secondary device for invigilation as well as checking ID and room setup। तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। तो एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि अगर आप कहीं यहाँ से दे रहे हैं तो आपके पास सुपरवाइज़र है, वो आपको गाइड करते हैं, यहाँ जाइए, ऐसे करिए, यू नो दे विल टेल यू एवरीथिंग। लेकिन अगर आप अपनी किसी स्पेसिफिक लोकेशन से दे रहे हैं तो वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप रेडी है एग्ज़ाम के लिए 2 वीक्स बिफोर। तो आपको एक लिंक भेजेंगे और आपको पूरी प्रोसेस बताएँगे, आपका सेटअप कैसा होना चाहिए, कौन-सा ब्राउज़र होना चाहिए, स्पीड कितनी होनी चाहिए इंटरनेट की, यू नो आप कोई बुक्स नहीं रख सकते अराउंड। सो ये सारे आपको रूल्स रेगुलेशंस में बताए जाएँगे। ओके, सो रूल्स रेगुलेशन का तो एक सेपरेट वीडियो बन सकता है बिकॉज़ इट्स लाइक इन डिटेल, बट दिस वाज़ लाइक द मेन थिंग। तो आपको कॉम्पिटेंसीज़ अगर जाननी है, सो आई विल टेल यू व्हाट द कॉम्पिटेंसीज़ आर। सो वैसे तो उन्होंने डिटेल क्लिनिकल एरियाज़, जैसे आप एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिस करते हैं, राइट? जो भी आपका बैचलर्स होता है, तो उसमें जो कंडीशंस होती है, राइट? मस्कुलो, कार्डियो, न्यूरो तीनों सेक्शंस में उन्होंने सिस्टम्स भी बताए हैं कि आपके कौन से सिस्टम्स आपने पढ़ने हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन मस्कुलो लिगामेंट्स, स्प्रेन्स, टियर्स, टेंडिनोपैथी, जॉइंट डीरेंजमेंट्स, फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशंस, ऐसा उन्होंने पूरा चार्ट बताया है, तो इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। कार्डियो में हार्ट डिसीज़, मायोकार्डियल इस्चेमिया, हार्ट फेलियर्स, यू नो न्यूमोनिया, सो इससे एटलेक्टासिस जो कंडीशंस होते हैं इसके अराउंड, ऑफ कोर्स लाइक फिजियोथेरेपी रिलेटेड एंड सम क्लिनिकल क्वेश्चंस। बट जब मैंने एग्जाम दी थी न्यूरो का भी इसमें पूरा चार्ट है, आई जस्ट ऐड दिस होपफुली इन द वीडियो। बट अगर अगर आपको ये एग्जाम्स की जो एरियाज है, क्लिनिकल एरियाज होंगे आपके कार्डियो, न्यूरो, मस्कुलो। लाइफ स्पैन में आपका आ सकता है पीडियाट्रिक या जनरल हेल्थ या जेरोंटोलॉजी अ बिट। सेटिंग्स के हिसाब से अक्यूट, कम्युनिटी, सब अक्यूट, रिहैब, प्राइवेट प्रैक्टिस और रिमोट और रूरल। प्रोफेशनल प्रैक्टिस के हिसाब से मेक श्योर इट्स एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, एथिकल प्रैक्टिस, रिस्क मैनेजमेंट, हेल्थ प्रमोशन, क्वालिटी अश्योरेंस। सो बेसिकली, सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू, ये तो हो गया उनकी वेबसाइट में, ये आपको रिटन असेसमेंट के लिए उन्होंने क्या क्या बोला है। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं प्रिपेयर कैसे करूँ। सो आप जाइए आपटा, ओके आपटा।
सो विच इज़ ऑस्ट्रेलियन अलायंस ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेन अब्रॉड, उसकी एक पूरी फेसबुक ग्रुप है आप्टा करके। सो वहाँ पे बहुत सारे जो फिजियोथेरेपिस्ट है, मैंने भी वो ज्वाइन किया था इन द बिगनिंग, जो जिन्होंने जो डिफरेंट कंट्री से आए, उनका यहाँ पे एक ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप। तो आप उसमें एज अ मेंबर बन जाइए, और उसमें जब आप बनते हैं, जब आपने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दिया, तो आप एक ग्रुप बनाइए और उसमें रिकॉल्स होते हैं, ठीक है? सो वैसे तो बुक्स वो बताते हैं, एंड आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट कौन सी बुक्स होती है, और दे रिकमेंड डिफरेंट बुक्स। बट सबसे ज़्यादा जो मुझे हेल्पफुल मेरे एक्सपीरियंस से बहुत फ़ायदा जिस चीज़ का हुआ, वो था जो उनकी पास्ट रिकॉल्स है। जितनी भी रिकॉल्स उनके पास अवेलेबल है, जस्ट मेकिंग अ ग्रुप जो एग्ज़ाम के लिए इंटरेस्टेड है पढ़ाई करने में, और उनके साथ रोज़ आप कनेक्ट कर सकते हैं, ज़ूम कॉल या ऑनलाइन कॉल, जो भी आपको प्लेटफ़ॉर्म में है, एंड यू कैन डिस्कस ईच एंड एवरी केस। और उसका आपको राइट रॉन्ग आंसर्स नहीं मिलता है, दैट्स समथिंग यू डिस्कस, जो उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन-सा होगा, और प्रैक्टिसिंग दोज़ रिकॉल्स, दैट्स मोस्ट बेनिफिशियल, बिकॉज़ आपको आइडिया लगता है कि क्वेश्चंस कैसे आएँगे, यू नो कौन से केसेस पढ़ने हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप फिर बुक्स में से, ऑफ कोर्स ऐसा आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप बुक्स पढ़ो ही मत, पढ़ो, पर रिकॉल्स प्रैक्टिस साथ-साथ करना बहुत ज़रूरी है। इट्स मोर ऑफ प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इट्स नॉट लाइक सिर्फ रिटन या बहुत आपको थ्योरी पढ़नी है, ऐसा नहीं है। तो जब आप वो ग्रुप बना के, हमने बहुत सारी रिकॉल्स प्रैक्टिस करी, और वो बहुत हेल्प देता है। एग्ज़ैक्टली वही रिकॉल्स नहीं आते, उसको मॉडिफ़ाई करते हैं वो, और नए क्वेश्चंस भी आते हैं, बट यू गेट अ गुड आइडिया कि केसेस कौन से आएँगे, और आपको उससे बहुत हेल्प होती है। सो आई होप मेरी जो रिटन एग्ज़ाम थी उसमें वो बहुत अच्छी गई थी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर ली थी, और काफ़ी अच्छी गई थी वो एग्ज़ाम, बिकॉज़ रिकॉल्स प्रैक्टिस करने से यू गेट द हैंग ऑफ द क्वेश्चंस, आपको पता होता है कि कैसे आंसर देना है आपको, ठीक है? सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो, और आई होप ये जर्नी आपने जो शुरू की है फिज़ियोथेरेपिस्ट की, जो आप ऑस्ट्रेलिया में काम करना चाहते हैं, आई होप आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिला हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ थम्स अप। अगर आपके क्वेश्चंस है, आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ, किस टॉपिक में बनाऊँ, सो मुझे आइडिया तभी होगा जब आप कमेंट करेंगे। सो मेक श्योर, अगर आपको जो भी डाउट्स है, आप कमेंट करिए, एंड आई विल ट्राई टू आंसर दोज़ क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़। If you like the video, give it a thumbs up, comment, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, goodbye.